कैसा ये इश्क है। लंदन। अनय ने उस आधी तस्वीर को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो तस्वीर हूबहू ऐसी लग रही थी जैसी वो लड़की थी। अनाया भी हैरान हुई थी, लेकिन अनय कुछ सोचते हुए बोला, हो सकता है थोड़ी बहुत सिमिलर हो, लेकिन दोनों अलग हैं। आंटी आप आगे बताइए। अनय ने ये कह के उमा की तरफ देखा, जो कि बेहोश ही चुकी थी। अनाया चिल्लाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज आप उठिए, अभी पूरी स्केच नहीं बनी। अनाया के चिल्लाने पे इस बार डॉक्टर गुस्से से बोली, मेम आप भले ही किसी भी फैमिली से हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल है और आप पेशेंट को डिस्टर्ब कर रही हैं। वैसे भी आप काफी परेशान कर चुकी हैं। उनको अब जो भी पूछना है कल पूछना। डॉक्टर की बात पे जैसे ही अनाया ने कुछ कहना चाहा, अनय उसका हाथ पकड़ के बाहर ले आया था। अनय अनाया को देखते हुए बोला, देखो अनाया, हमें काफी कुछ पता चल चुका है और आधा स्केच भी हमारे पास है। तुम कल सुबह तक इंतजार करो, कल तक पूरी सच्चाई हमारे सामने होगी, और अगर कियारा वहीं हुई जैसा हमें लग रहा है तो मैं कल ही उसको वहां से निकाल लाऊंगा। आई प्रॉमिस। अनय की बात पे अनाया कुछ सोचते हुए बोली, तुम इतने श्योर कैसे हो? अनय, क्या पता वो लड़की कोई और हो। मेरा मतलब है, जब तक हमें पूरे सच के पता नहीं चल जाता, हम ऐसे ही किसी को भी कियारा नहीं मान सकते। और वो लड़की तो काफी अच्छी फैमिली की थी, और कियारा कब से बेसहारा है। पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी। अनाया की बात पे अनय उसके आगे कॉफी का मग बढ़ाते हुए बोला, तुम शायद भूल रही हो मिस अनाया, स्काई आइलैंड वो ऐसी जगह है जो कि लंदन के रास्ते के बीच आता है, जानती हो ना। अनय की बात पे अनाया गहरी सांस लेकर बोली, हम कल का इंतजार करते हैं। अनाया की बात पे अनय ने भी सर हिलाया था। स्काई आइलैंड। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। जहां आर्या के चेहरे पे सुकून था, वहीं आर्यन के चेहरे पे घबराहट थी। आरोन कुछ सोचते हुए बोला, अभी कोई भी कहीं नहीं जाएगा। आर्या की रिपोर्ट्स आने वाली है और मैं चाहता हूं सबके सामने उसकी रिपोर्ट्स का पता चले। आरोन की बात पे सबने सर हिलाया था। कियारा खुश होते हुए आरोन को देख रही थी। आरोन कियारा को अपनी तरफ देखता पाकर आराम से बोला, मेरे चेहरे पे उसकी रिपोर्ट्स लिखी हुई है। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिलाया तो आरोन उसकी आंखों में देखते हुए बोली, खाने पे फोकस करो। आरोन की बात पे कियारा मुंह बना के खाना खाने लगी थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी जब एक सर्वेंट सर झुका के बोला, प्रेसिडेंट ये आपके लिए। आरोन में उसके हाथों से वो पेपर लिए जो कि शायद आर्या की रिपोर्ट्स थी। आरोन ने सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा करा तो वो सर झुका के चला गया था। आरोन गहरी सांस लेकर बोला, तैयार हो तुम दोनों? आरोन की बात पे दोनों ने सर हिलाया था। आरोन ने फिर से एक नजर दोनों को देखा और रिपोर्ट्स खोल के पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद आरोन ने वो रिपोर्ट सामने रख दी थी। आर्यन और आर्या आरोन के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आरोन की नजर सिर्फ आर्यन पे थी। आरोन को खामोश देख के राघव जल्दी से बोला, यार आरोन, इतना सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत है क्या? बताना, आखिर क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? राघव। बात पे आरोन आराम से बोला, वही जो सबको लगता है, आर्या प्रेग्नेंट है और ये बच्चा और किसी का नहीं आर्यन का है। आरोन की बात पे सब हैरान रह गए थे, लेकिन आर्या के चेहरे पे कोई भाव नहीं आया था। आर्यन तो जैसे बिल्कुल पागल सा हो चुका था। उसको तो खुद पे कितना यकीन था, ये बच्चा उसका हो ही नहीं सकता। आर्यन ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी आरोन उसको देखते हुए बोला, ये रिपोर्ट्स झूठी हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की झूठी है। कहाँ से आई है? कौन है? क्यों है? यही सब बोलना है तुझे? आरोन गुस्से से बोला तो आर्यन धीरे से बोला, पर आरोन। लेकिन उससे पहले ही आरोन की आवाज उसके कानों में पड़ी थी। आरोन गुस्से से आर्यन का कॉलर पकड़ते हुए बोला, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले। आर्यन, मुझे उस दिन ही पता चल गया था ये बच्चा किसका है, और सिर्फ इसलिए मैंने इस लड़की को यहां रखा था। लेकिन तुझे कितने मौके दिए। तूने हर बार यही कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आज ये रिपोर्ट्स तेरे मुंह पे थप्पड़ हैं। आज तुझे पता चल गया तेरा ओवर कॉन्फिडेंस कितना गलत था। आरोन की बात पे आर्या धीरे से बोली, प्रेसिडेंट, मुझे इस आदमी से और कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई शादी करनी। मैं अपने बच्चे को अकेले संभाल सकती हूँ, लेकिन
बस मुझे इस आदमी से कुछ कहना है। इतना कह के आर्या आर्यन के सामने आ गई थी और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार थप्पड़ आर्यन के मुंह पे पड़ा था। आर्या गुस्से से आर्यन को देखते हुए बोली, ये उसके लिए जब तुमने मुझे कैरेक्टरलेस कहा। आर्या ने एक और थप्पड़ आर्यन के मुंह पे दे मारा था। आर्या चिल्ला के बोली, ये उसके लिए जब तुमने मेरे पेरेंट्स को भी मेरे साथ बुरा बोला था। आई हेट यू, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं किसी और लड़के के साथ? मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुमने मेरा फायदा उठाया है आर्यन, सिर्फ फायदा। तुम्हारे अपने बच्चे को तुमने नाजायज कहा है। आर्या चिल्ला रही थी, लेकिन आर्यन चुप खड़ा हुआ था। आरोन दोनों को देख के गुस्से से बोला, तुम्हें अपनी लड़ाई जैसे खत्म करनी है करो, लेकिन ये शादी होके रहेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। आरोन ने इतना कह के कियारा को देखा, जो कि उसके सीने से लगी खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने कस के अपनी आंखें बंद करी हुई थी। आरोन कियारा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? कियारा ने फिर से आरोन के सीने में अपना मुंह घुसा लिया था। कियारा जल्दी से बोली, आरोन, ये आर्या कितनी बुरी है, इसने आर्यन भाई को मारा। कियारा की बात पे आरोन उसके कान को चूमते हुए बोला, तुम्हारा आर्यन भाई उससे भी ज्यादा बुरा है, जिसने अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया। आरोन की बात पे कियारा ने आंखें उठा के उसको देखा तो आरोन उसके सर को चूमते हुए बोला, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। आरोन की बात पे कियारा ने सर हिलाया और रूम में चली गई। आर्यन ने भी एक नजर आर्या को देखा, जो लाल आंखों से उसको देख रही थी, और वो भी बाहर निकल गया। वहीं राघव और रूहेल जो तमाशा देख रहे थे, वो भी आरोन के साथ चले गए थे। गार्डन एरिया हल्की हल्की धूप खिल रही थी और तारा कियारा के साथ गार्डन में बैठी हुई थी। जब आर्या कियारा के बराबर में बैठते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? आर्या की बात पे कियारा डरते हुए बोली, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगी, मुझ पे वैसे भी तुमने आज आर्यन भाई को कितना मारा देखा मैंने। कियारा की बात पे आर्या धीरे से बोली, तुम्हारे भाई इस है लायक है और गलत लोगों को बारे में बात करके हमें अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। तुम बताओ, आज तुम प्रेसिडेंट को प्रपोज करोगी ना? आर्या की बात पे कियारा जल्दी से बोली, हाँ, फिर आरोन मुझसे शादी करेगा। कियारा की बात पे राघव पीछे से आते हुए बोला, क्या हो रहा है यहाँ? राघव की बात सुन के आर्या ने जल्दी से पीछे देखा और उसके चेहरे का रंग बदल गया। आर्या जल्दी से बोली, राघव, तुम यहाँ? तुम तो प्रेसिडेंट के साथ गए थे। राघव कियारा के पास बैठते हुए आराम से बोला, आरोन के साथ रूहेल गया है, लेकिन मुझे ये जानना है यहाँ क्या बातें हो रही थीं। कियारा जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है भाई, मैं आरोन को प्रपोज करने वाली हूँ, फिर हमारी शादी होगी, कितना मजा आएगा ना। कियारा खुश होते हुए बोली। तो राघव ने तिरछी नजरों से आर्या को देखा था, जो अपनी आंखें इधर उधर घुमा रही थीं। आर्या धीरे से बोली, कियारा, ये बातें सबको नहीं बताते, तुम्हें पता है ना। आर्या की बात पे कियारा हंसते हुए बोली, हाँ तो क्यों नहीं बताते, ये मेरे भाई हैं, है ना राघव भाई। आपको पता है, आज आर्या मुझे बताएगी मैं आरोन को कैसे प्रपोज करूं, ताकि वो मुझे शादी के लिए बोले। कियारा की बात पे राघव ने घुर के आर्या को देखा, जो कि दूसरी तरफ देखने लगी थी। राघव धीरे से आर्या को देखते हुए बोला, अगर आरोन को पता चला ना, वो तुम्हारी लाश भी नहीं छोड़ेगा। क्यों बेवजह की बातों में पड़ रही हो? राघव की बात पे आर्या धीरे से बोल, पर हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। हमें कैसे पता चलेगा प्रेसिडेंट के दिल में क्या है, और उसके लिए तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। आर्या मुस्कुराते हुए बोली। तो राघव कुछ सोचते हुए बोला, ओक, लेकिन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि आरोन को प्यार के नाम से भी नफरत है, और कहीं ऐसा ना हो वो कियारा को चोट। अभी राघव ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब आर्या जल्दी से बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेसिडेंट कभी भी कियारा को चोट नहीं दे सकते, क्योंकि कियारा में उनकी जान बसती है, और आज बस हम उनके इमोशन बाहर लाएंगे। आर्या की बात राघव को भी सही लगी थी, क्योंकि उसने भी नोटिस करा था कियारा और आरोन एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, और अब यह सही मौका था दोनों को एक दूसरे के और करीब लाने का। वहीं कियारा, जो कि राघव के लिए पानी लेने गई थी, जल्दी से बोली, क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? कियारा की बात पे आर्या धीरे से बोली, यही बात कर रहे हैं, तुम आरोन को कैसे प्रपोज करोगी।
आर्या की बात पे कियारा ने मुस्कुरा के राघव को देखा था। राघव कियारा के सर पे हाथ रखते हुए आराम से बोला, और हम देखना कैसे उस टेढ़ी पूंछ को सीधा करते हैं। कियारा जल्दी से बोली, आर्यन भाई और रुहेल भाई सब डांस करेंगे और मस्ती करेंगे, कितना मजा आएगा ना। राघव ने कियारा को देखा और आर्या की तरफ देखते हुए बोला, आर्या एक बार फिर सोच लो। कियारा अभी प्यार नहीं समझती और वो प्यार को सिर्फ शादी से जोड़ रही है। और तुम्हें लगता है आरोन शादी करेगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे डर लग रहा है कहीं आरोन कियारा को हर्ट ना कर दे। आर्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे यार तुम इतनी टेंशन मत लो, मुझे पूरा यकीन है प्रेसिडेंट पे। मैंने उनकी आंखों में प्यार देखा है, तुम फिक्र मत करो। राघव ने आर्या की बात पे सर हिला के कियारा को देखा, जो कि तारा से बातें कर रही थी। सच में वो बहुत मासूम थी। वहीं तारा के दिल में भी रूहेल के लिए फीलिंग्स जाग चुकी थी और वो भी सही वक्त का इंतजार कर रही थी। लेकिन किसी को नहीं पता था आरोन का जवाब क्या होने वाला था। क्या सच में कियारा करेगी आरोन को प्रपोज? क्या आरोन और कियारा हो जाएंगे एक, या होगा कुछ और? स्काई आइलैंड। राघव और आर्या ने सोच लिया था दोनों को क्या करना है, और अब दोनों को इंतजार था जल्दी से शाम हो जाए और वो अपना काम करें। वहीं कियारा मुस्कुराते हुए बोली, क्या बातें कर रहे हो आप दोनों? कियारा की बात पर आर्या जल्दी से बोली, कुछ भी नहीं। हम सोच रहे थे जब तुम प्रेसिडेंट को प्रपोज करोगी तो वो तुम्हें कैसे अपने दिल की बात कहेंगे, है ना राघव? आर्या की बात पे राघव ने भी गर्दन हिलाई तो आर्या ने सुकून का सांस लिया। वहीं तारा किचन में चली गई थी क्योंकि उसको शाम की तैयारी अभी से करनी थी। अभी किसी को नहीं पता था आर्या और राघव ने क्या सोचा हुआ है। इस प्लेन में अभी आर्या, राघव और तारा शामिल थे और इन तीनों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। तारा मेन्यू के हिसाब से सब तैयारियां करने लगी थी। उसको काफी सारे केक, डिनर और ड्रिंक्स बनानी थी, जो कि आर्या ने उसको बोला था, और इस काम में काफी देर लगने वाली थी। तारा अभी गहरी सांस ले रही थी। तारा चॉकलेट्स को मेल्ट कर रही थी, जिसमें से कुछ चॉकलेट्स उसके हाथों पे लगी थी। अभी तारा चॉकलेट्स से केक बना ही रही थी जब उसको एहसास हुआ जैसे किसी ने उसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझाई थीं। तारा की सांसें एकदम तेज तेज चलने लगी थीं। तारा ने अपनी आंखें खोल के अपने साइड में देखा तो रूहेल की सांसें उसकी सांसों से घुल रही थीं। रूहेल गहरी सांस लेकर बोला, क्या हुआ सनशाइन? मुझे देख के इतना डर रही हो? रूहेल धीरे धीरे अपनी उंगलियां नीचे की तरफ ले जाते हुए बोला। जहां तारा के हाथ चॉकलेट से भरे हुए थे, रूहेल ने धीरे से तारा के हाथों को अपने हाथों में उलझाया और उसकी उंगलियां अपने मुंह के पास लेके आ गया। तारा की आंखें बंद हो गई थीं। रूहेल ने धीरे धीरे तारा की उंगलियों को लिक करना शुरू कर दिया था। तारा की सांसें और तेज हो गई थीं। रूहेल ने फिर से तारा की आंखों में देखा और थोड़ी सी चॉकलेट उसकी गर्दन पे लगा दी। रूहेल ने झटके से तारा को अपनी तरफ मोड़ा और उसकी गर्दन को धीरे धीरे लिक करने लगा। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसके हाथ रूहेल के कॉलर पे कस गए थे। तारा गहरी सांसें ले रही थी। रूहेल के हाथ तारा के सीने पे थे, जो कि उसके सीने को धीरे धीरे सहला रहे थे। रूहेल ने तारा को हल्का सा ऊपर उठाया और उसको खुद से चिपका लिया। तारा वहीं लेट गई थी। रूहेल तारा की गर्दन से होके धीरे धीरे नीचे आ रहा था। अभी तारा कुछ और समझ पाती, अचानक उसका हाथ जल गया था और तारा अपने सपने से बाहर आ गई थी। तारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी बॉडी में अलग से चेंजेस होने लगे थे। तारा जल्दी से खुद को ही डांटते हुए बोली, क्या हो गया है तारा तुझे? क्या हो गया है? क्या सोच रही है? अगर किसी को पता चला तो सब तेरे बारे में क्या सोचेंगे? तारा ने अपने सर पे हल्का सा हाथ मारा और फिर से अपने काम पे ध्यान देने लगी। गार्डन एरिया। राघव और आर्या बड़ी शिद्दत से पूरे गार्डन को डेकोरेट करने में लगे हुए थे। आर्या व्हाइट और रेड फ्लावर्स से बहुत ही खूबसूरती से गार्डन को सजा रही थी। आर्या राघव को देखते हुए बोली, राघव, हम समंदर के एकदम पास टेबल अरेंज करते हैं और यहाँ सिर्फ कैंडल की रोशनी होगी, है ना? एकदम परफेक्ट रोमांटिक नाइट। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? राघव कुछ सोचते हुए बोला, हाँ बात तो ठीक है। एक काम करो, तुम अभी ऊपर से सब फ्लावर्स से डेकोरेट करो, मैं देख के आता हूँ तारा ने क्या क्या करा है। राघव की बात पे आर्या ने सर हिलाया और राघव किचन में चला गया। वहीं आर्या फूलों को अरेंज कर रही थी। उसके हाथों में फूलों से भरी बास्केट थी।
आर्या एक एक फूल बड़ी ही खूबसूरती से अरेंज कर रही थी। जब अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगा था, आर्या जल्दी से खुद को संभालने लगी, लेकिन उससे पहले ही आर्या नीचे गिर गई थी। लेकिन उसको कोई चोट नहीं आई थी। आर्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली तो वो किसी की बाहों में थी। आर्या ने खुद को बचाने वाले का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पे गुस्से के भाव आ गए थे, क्योंकि उसको बचाने वाला कोई और नहीं, आर्यन ही था। आर्यन ने आर्या को नीचे बैठाया और उसको देखते हुए धीरे से बोला, तुम ठीक हो? आर्यन की बात पे आर्या गुस्से से बोली, क्यों? तुम्हें क्या मतलब है इससे? मैं ठीक हूं नहीं हूं? और क्यों अपनी घटिया शक्ल लेके मेरे सामने आए हो? आर्या की बात पे आर्यन उसको देखते हुए बोला, देखो मिस आर्या, मैं अब बहुत तमीज से तुमसे बात कर रहा हूं, तो बेवजह क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? आर्यन की बात पर आर्या हंसते हुए बोली, वाह, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? रियली मिस्टर आर्यन, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं? तुमने इतने दिनों से मुझे क्या कुछ नहीं कहा? तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया? तुमने मुझे पल पल ताने दिए? तुमने उस बच्चे को क्या कुछ नहीं कहा जिसने अभी ये दुनिया भी नहीं देखी, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी? लेकिन तब तुमने एक बार खुद को ये नहीं कहा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और आज मेरी इतनी सी बात पे मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें ये कहते हुए आर्यन? आज सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम मुझे कहते थे अगर ये बच्चा तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम खुद मुझे इस समंदर में फेंक दोगे, कहा था ना? तो आज तुम खुद क्यों उस समंदर में जाके क्यों नहीं मर जाते? आर्या की बात पे आर्यन गुस्से से उसके कांधे को पकड़ते हुए बोला, मैंने जो किया उसकी शर्मिंदगी मुझे है, लेकिन ये मत समझना तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो कल थी, लेकिन बस फर्क इतना है, आज तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारी फिक्र तो कर ही सकता हूं ना। और जब भी मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, मुझे मेरे बच्चे को देके यहां से चली जाना, तब तक तुम यहीं रह सकती हो। तुमने कहा था ना मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिम्मेदारी कैसे संभाली जा सकती है, और तब तक अपना ये भाषण अपने पास ही रखना। इतना कह के आर्यन चला गया था और आर्या बस उसको जाते हुए देख रही थी। आर्या नफरत से फूलों को अपने हाथों में मसलते हुए बोली, आर्यन, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो जो कि कभी नहीं सुधर सकता, और अब मैं तुम्हें बताऊंगी टेढ़ी पूंछ को कैसे सीधा किया जाता है। इतना कह के आर्या के चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। लंदन सुबह से पूरा राठौर परिवार इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज उमा राठौर मेंशन में आने वाली रंजना राठौर कियारा की बुआ और मीरा सिंघानिया अनाया की मां दोनों ही मेन हॉल में बैठे हुए थे। रंजना जी धीरे से बोली, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मीरा, तुझे पता है मेरे दिल में अजीब सी खुशी हो रही है। मैं आज पहली बार अपनी कियारा को देखूंगी। पता नहीं वो कैसी दिखती होगी मेरी बच्ची। अभी मीरा कुछ कह पाती, तभी बाहर से अनाया उमा को लाते हुए बोली, अरे नानी, आप ही नहीं, हमें भी काफी एक्साइटमेंट है कियारा को देखने की। और देखिए, आज उमा मौसी ठीक हो गई, और देखो कैसे। अब उमा मौसी हमें बताएंगी कियारा दिखती कैसी है ना? अनाया उमा की तरफ देखते हुए बोली। जो कि रंजना जी को देख रही थी, उमा ने जल्दी से अनाया से अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए रंजना जी के पैरों में गिर गई। सब हैरान रह गए थे। अनय भी हैरानी से उमा को देख रहा था। उमा रंजना जी के पैरों को पकड़ते हुए बोली, बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। आज तक मैंने अपनी कियारा की बात आपसे छिपाई, और मैं कियारा को यहां तक भेज भी नहीं पाई। रंजना जी अपनी साड़ी संभाल के उमा को उठाते हुए प्यार से बोली, उमा, आप क्या कर रही हैं? आप हमसे कैसी माफी मांग रही हैं? अरे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके हमारी पोती की अपनी जान से भी ज्यादा रक्षा करेगी और हैवानों से बचाया है। आपने राठौर परिवार का नमक खाया और आपने नमक का हक भी अदा किया है। हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। अब आप ये सब करके हमें शर्मिंदा मत करिए। हमारी बच्ची उस घर में सिर्फ एक को अपना मानती थी, और वो है आप। इससे अच्छा हमारे लिए क्या होगा? बस अब आप ये सोचिए कैसे भी हम अपनी कियारा को ढूंढ ले। रंजना जी की बात पर उमा मुस्कुरा के बोली, बिल्कुल ढूंढ लेंगे। मैं बताऊंगी आपको कियारा दिखती कैसी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पूछना है, ये बच्ची कौन है? उमा अनाया की तरफ देखते हुए बोली, जो कि उसको ही देख रही थी। मीरा धीरे से बोली, क्या हुआ उमा? अपनी मीरा को नहीं पहचान रही तुम?
उमा ने अपने साइड में देखा तो मीरा उसको ही देख रही थी। उमा हैरानी से बोली, मीरा, तुम कितनी बदल गई हो ना तुम। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्यों नहीं बदलूंगी, मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी हूं। देखो वो रही अनाया, उसको कितना खिलाती थी ना तुम अपनी गोद में, देखो अब कितनी बड़ी हो गई है। मीरा ने अनाया की तरफ इशारा करा तो उमा की आंखें हैरानी से फैल गई थीं। उमा ने जल्दी से जाके अनाया को गले लगा लिया था। उमा मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसको तो मैंने अपनी गोद में खिलाया है, कितनी बड़ी हो गई है। मीरा, तुम जानती हो मेरी कियारा भी अनाया जैसी दिखती है। अन्य जल्दी से बोला, आंटी आप पहले कियारा का स्केच पूरा करवा दीजिए। अन्य की बात पे उमा सोफे पे बैठ गई थी और उसके सामने सब परिवार वाले बैठ गए थे। उमा फिर से कुछ बता रही थी और सामने बैठा आदमी अपने हाथ तेज तेज चला रहा था। थोड़ी देर बाद पूरा स्केच बन चुका था। उमा ने स्केच अपने हाथ में लिया और उस स्केच को चूमते हुए बोली, मेरी कियारा, मेरी बच्ची। इतना कह के धीरे से उमा ने वो स्केच सबके सामने कर दिया। जहां और सबकी आंखों में आंसू आए थे, वहीं अनय और अनाया हैरानी से खड़े हो गए थे। अनय अनाया की तरफ देख रहा था। रंजना जी की आंखों में आंसू थे। कुछ यही हाल मीरा का भी था। रचना तो कियारा की खूबसूरती में खोई हुई थी। रचना धीरे से बोली, सच में ये तो प्रिंसेस ही है। रंजना जी जल्दी से उमा से वो स्केच छीनते हुए अपने सीने से लगाते हुए बोली, मेरी कियारा, मेरी बच्ची बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। रंजना जी की आंखों में आंसू थे। मीरा उनको गले लगाते हुए बोली, माँ, ये हमारी कियारा है, हमारी बच्ची 2 साल की कियारा। आज देखो कितनी बड़ी हो गई है मेरी कियारा। माँ, अगर आज यहाँ भाभी होती कितनी खुश होती। जब कियारा इस दुनिया में भी नहीं आई थी तब से भाभी कितनी खुश रहने लगी थी। लेकिन मेरी कियारा की किस्मत में माँ बाप का प्यार नहीं था। बस अब वो जल्दी से यहाँ आ जाए, इस दुनिया की सारी खुशियाँ उसके नाम कर दूंगी मैं। लेकिन माँ, भाभी और भाई कितने खुश होते। आज उनकी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा। मीरा की बात पे रंजना जी ने सर हिलाया। तू सही कह रही है मीरा, मेरी बहू ये अनमोल तोहफा देके हमेशा के लिए चली गई और हम उसके उस अनमोल तोहफे की रक्षा भी नहीं कर पाए। रंजना जी की बात पे रचना अनय और अनाया को देखते हुए बोली, तुम दोनों कहाँ खोए हुए हो। रचना की बात पे दोनों ने उस स्केच को देखा था। क्या सच में पहचान लिया है दोनों ने कियारा को? क्या जवाब देगा आरोन कियारा के प्रपोजल का? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन, इनोसेंस फॉल।